गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का आज के इस न्यू लेक्चर के अंदर। वेलकम टू लर्न स्प्रेड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू विकास बैच, जिसके अंदर हम लोग ने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने जीडीपी जो कंसेप्ट था और जो हिस्टोरिकल चेंजेस थे हमारे तीनों सेक्टर्स के अंदर, उन चीजों की हम बात करी थी कि प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर तक किस तरीके से ग्रोथ हुई एंड प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी सेक्टर में कैसे मूव होने लगे। तो यही चीज हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी और उसके पहले हमने सारे तीनों सेक्टर समझ लिए थे। तो हमने ये कुछ टॉपिक्स थे जो कवर कर लिए थे। अच्छा, हमने सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं। तो ये रहे, ये हमने तीन सेक्टर्स कवर कर लिया, हमने इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कर लिया, हमने जीडीपी वाला कंसेप्ट भी समझ लिया और हमने हिस्टोरिकल चेंजेस ऑफ दिस सेक्टर्स भी समझ लिया। आज की क्लास में हम लोग जो है इसी टर्शियरी सेक्टर के इंपॉर्टेंस को समझने वाले हैं। इसके अंदर कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है और एक एक्ट आया था 2005 के अंदर, नायग्रा नाम का। इस कंसेप्ट तक हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ तक हम लोग आज की क्लास में समझेंगे और हम समझेंगे कि टर्शियरी सेक्टर क्यों ग्रो हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या था कि टर्शियरी सेक्टर क्यों ग्रो हुआ, है ना। क्या रीजन था टर्शियरी सेक्टर का ग्रो होने का और क्या टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर था और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर क्या था। क्या सबसे ज्यादा ग्रोथ टर्शियरी सेक्टर में हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, वो सारी चीजें हम लोग आज की इस क्लास में समझने वाले हैं बॉस। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में ना ऐसा दिया हुआ है कि भाई पढ़ने का मन ना करे, तुम्हारा भी नहीं करेगा किसी का नहीं होगा। हमारे एनसीईआरटी में इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया। तो मैंने क्या किया, पूरी एनसीईआरटी, तुम्हारी जो एनसीईआरटी के वर्ड्स ही हैं उन्हीं को एक पीपीटी में उतार दिया और बस वही लेके आ गया हूँ। इन डिटेल होगी, इन डेप्थ होगी, हम लोग अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है, तो हम उसी पीपीटी की मदद से यहाँ पे इस टॉपिक को कवर करा रहे हैं, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। एक बार इस चीज को कवर करते हैं। ठीक है, तो देखो, जो चेंजेस हुए थे ना वो हर एक सेक्टर में हुए थे। अब हम लोग हर एक सेक्टर को इंडिविजुअली समझेंगे कैसे इसमें चेंजेस हुए। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर के अंदर जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री था, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था। प्राइमरी सेक्टर पहले के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था और सबसे ज्यादा लोग भी इसी सेक्टर में थे, बिकॉज हमारा जीवन तो फार्मिंग से शुरू हुआ, एग्रीकल्चर से शुरू हुआ। ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स तो पहले एग्रीकल्चर फार्मिंग ही किया करते थे, उससे से हम लोग अपना फूड्स रहन सहन चलाया करते थे एग्रीकल्चर से। तो शुरुआत तो प्राइमरी सेक्टर से ही हुई। ठीक है, बट जैसे जैसे मेथड्स में इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है, सरप्लसिंग इम्प्रूव हुई, उस तरीके से लोगों ने जो है ना, so other professions also emerged such as transporters, administrators, soldiers contributing to a more structured society. But despite these changes, at this stage, most goods produced were still natural products from the private sector, and the majority of people remain employed in the agriculture sectors and related sectors. अच्छा, ये टॉपिक हमने कल की क्लास में कवर किया था। हमने कल की क्लास में कवर किया था कि किस तरीके से चेंजेस हुए और प्राइमरी सेक्टर से लोग टर्शियरी सेक्टर में मूव करना स्टार्ट कर दिया। किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, मशीनरीज आई, ब्रिटिश राज आया था। जब ब्रिटिश रूल आया था तब, जब समझो इस बात समझो, जब ब्रिटिश रूल आया था तब ब्रिटिश रूल के तहत चीजें कुछ चेंज हुई थी। ब्रिटिशर्स ने बाहर से मशीनरीज मंगाई, है ना, ब्रिटेन से मशीनरीज मंगाई और न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। और उस वजह से जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हाथों से प्रोडक्ट बनाया जाता था पहले इंडिया में, वो अब फास्टर बनने लगा, जल्दी से बनने लगा, रोबोट मशीन से अच्छी टेक्नोलॉजीज आई। इस वजह से प्रोडक्ट जल्दी बनने लग गया और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट हुआ करती थी वो भी बहुत कम हो गई, बहुत ही कम प्राइस में मिलता था। तो इसलिए जो इंडिया मार्केट था, इंडिया का मार्केट था, इंडिया के लोग थे, वो लोग अब सिर्फ और सिर्फ यही प्रोडक्ट्स खरीदा करते थे जो सस्ते मिला करते थे। और इसी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होने लग गए, है ना। लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करना चाह रहे थे और लोग कर रहे थे और इस वजह से जो प्राइमरी सेक्टर है वहां से चेंज होकर लोग सेकेंडरी सेक्टर में आ गए। ठीक है, इस तरीके से चेंज हुआ। अब हम लोग मेन जो हमको शुरुआत करनी है वो ये वाले टॉपिक से करनी है कि राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टर्शियरी सेक्टर में किस तरीके से राइजिंग, मतलब टर्शियरी सेक्टर किस तरीके से बढ़ा। देखो, हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर में ना, प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी सेक्टर में आए। कहाँ है सेकेंडरी सेक्टर। फिर हमने ये भी देखा कि सेकेंडरी सेक्टर से लोग टर्शियरी सेक्टर में आए। तो टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ क्यों। देखो, तुम लोग को यहाँ पे ये टेबल दिख रहा होगा, तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस टेबल को हम लोग एनसीईआरटी की मदद से ही समझते हैं। अच्छा, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में टेबल दिया, एग्जैक्ट सेम टेबल जो कि तुम्हारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर को ओवर द इयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बता रहा है। 1977 से 1978 के दौरान
1977 से 1978 के दौरान हमारी जीडीपी कितनी कम हुआ करती थी, और उस टाइम पे सबसे ज्यादा शेयर था ना, वो सबसे ज्यादा शेयर प्राइमरी सेक्टर के पास हुआ करता था, प्राइमरी सेक्टर के पास। बट विद इन टाइम, जब 2017 2018 का डेटा निकाला गया, उस टाइम पे प्राइमरी सेक्टर का शेयर सिर्फ इतना रहा, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का शेयर बढ़ गया। ठीक है, सभी सेक्टर्स का शेयर तो बढ़ गया, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का शेयर बस इतना ही बढ़ा है। और टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ देखो आपको, इससे क्या पता चलता है कि टर्शियरी सेक्टर में जो ग्रोथ हुई थी, वो ज्यादा हुई ओवर द 40 इयर्स बिटवीन 1973 1974 एंड 2013 एंड 2014। ये जो है पास्ट डेटा है तुम्हारा एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, उसके अंदर नया डेटा है। कहने का मतलब दोनों को सेम, ठीक है। India has witnessed growth in all three sectors, particularly remarkable in tertiary sector। तीनों सेक्टर में ग्रोथ तो हुई है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर में, जो टर्शियरी सेक्टर था, जो टर्शियरी सेक्टर था, उसमें ज्यादा ग्रोथ हुई है। जो ग्रोथ हुई है, वो ज्यादा हुई है। उसके पीछे का रीजन क्या था? हम पढ़ेंगे क्या रीजन था, हम पढ़ेंगे क्या रीजन। As per the results in 2013-2014, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector। पहले के टाइम पे जो प्राइमरी सेक्टर था, तो उस पहले के टाइम पे लोग डिपेंडेंट किस पे थे? एग्रीकल्चर पे। लोग सब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो इसी वजह से प्राइमरी सेक्टर की जो ग्रोथ हुई थी ना, वो ज्यादा हुई थी। जो ग्रोथ थी ऑफ अवर प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, वो ज्यादा थी बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चर। बट धीरे धीरे रिप्लेसमेंट हुई, और अब लोग एग्रीकल्चर से बढ़ करके टर्शियरी सेक्टर पे आने लग गए, टर्शियरी सेक्टर पे आने लग गए, और बहुत टर्शियरी सेक्टर के में। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसके पीछे रीजन क्या था, वो तो हम पढ़ेंगे आगे। Over the 40 years between 1973 and 74 and 2013 2014, while production in all these three sectors has gradually increased, it has increased the most in the tertiary sector। सबसे ज्यादा इसमें बड़ा है, सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है टर्शियरी सेक्टर में देखी गई है। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है कि टर्शियरी सेक्टर का emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector in 2013 2014। वही चीजें जो हम लोग रिप्लेस करके पढ़ रहे हैं कि टर्शियरी सेक्टर में टर्शियरी सेक्टर में टर्शियरी सेक्टर में रिप्लेस कर दिया किसको? प्राइमरी सेक्टर। बस पहले प्राइमरी सेक्टर था, फिर सेकेंडरी सेक्टर में लोग चेंज होने लगे, अब टर्शियरी सेक्टर ज्यादा ग्रो होने लगा, एंड प्राइमरी सेक्टर दब गया, लेकिन प्राइमरी सेक्टर बढ़ रहा था, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ पाया। बस टर्शियरी सेक्टर ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ो। अब हम पढ़ने वाले हैं रीजंस। वो क्या रीजंस थे कि टर्शियरी सेक्टर इतना ग्रो हुआ। ठीक है, तुम्हारी बुक के अंदर जो रीजंस दिए हुए हैं, वो यहाँ दिए हुए हैं। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। फिर टर्शियरी सेक्टर में प्रोडक्शन के लिए राइज, मतलब जो प्रोडक्शन, जो टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ, वो क्यों हुआ है बेसिकली, उसके लिए रीजन क्या है। तो फर्स्ट, इन एन कंट्री सेवन सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल, ये सर्विसेज हम लोग ने अपने पीपीटी में बताना की, वही चीज है। और ठीक है, द रीजंस फॉर पोटेंशियल ग्रोथ इन द टर्शियरी सेक्टर, क्यों ग्रो हुआ? सबसे पहला रीजन ये था कि भाई देखो, कंट्री ग्रो हो रही है, कंट्री ग्रो हो रही है, और टर्शियरी सेक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद, देखो देखो, अगर कंट्री ग्रो होगी, कंट्री ग्रो होगी, और टर्शियरी सेक्टर जो है रिलेटेड विद सर्विसेज। कंट्री ग्रो हो रही है मतलब कंट्री इकोनॉमी से तो ग्रो हो रही है, लेकिन हमारी कंट्री पॉपुलेशन से ज्यादा ग्रो होगी, पॉपुलेशन से ज्यादा ग्रो हो रही है। तो अगर कंट्री में ग्रोथ हो रही है, कंट्री में ग्रोथ हो रही है, तो सर्विसेज ज्यादा देनी पड़ेगी, किसको? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सर्विस देती है लोगों को, जो उनके हॉस्पिटल्स होते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो स्कूल्स ओपन करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, तो सर्विसेज, इस प्रकार की सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को, जो ये सर्विसेज जो गवर्नमेंट देती है, ये सर्विसेज बढ़ेंगे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये सर्विसेज देना भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ जाएगा। और अगर ये सर्विसेज, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली इसे सर्विसेज देना पड़ रहा है। सर्विसेज मतलब क्या? टर्शियरी सेक्टर बढ़ रहा है। सर्विसेज मतलब टर्शियरी सेक्टर बढ़ रहा है, टर्शियरी सेक्टर में होता है। समझ में आया? पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो।
बनाया। In all countries, basic services like hospitals, education, institutions, schools, and telegraph services, police stations, like courts, village administration offices, municipality corporations, defense, transport, bank, insurance companies are essentials. All government have taken responsibilities for the provisions of these services in developing countries, hence they are ensured to every citizens. मतलब कि जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसे कि अगर हॉस्पिटल सर्विसेज होती है, एजुकेशनल सर्विसेज होती है, फिर पुलिस स्टेशन होती हैं, कोर्ट्स चलते हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो पंचायत होती है, जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, ठीक है, जो हमारी बैंक्स होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती है, ये सारी जरूरी है। और ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी जो कंपनीज है, ये सारी जो सर्विसेज है, ये सब बेसिक सर्विसेज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड या फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो अगर कंट्री डेवलप हो रही है, कंट्री अगर आगे बढ़ रही है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर गवर्नमेंट को इन सब सर्विसेज को ज्यादा देना पड़ेगा। तो hence so it's pretty simple नया चल जी आगे बढ़ता है। अगला पॉइंट क्या अगला रीजन नंबर 2 in second reason is the development of agriculture and industries leads to the development of service the transport trade and storage क्या मतलब है इसका समझते हैं मुझे बताओ मुझे कल का हमने 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 टर्शियरी सेक्टर का क्या देखा था एक बार जब हमने टर्शियरी सेक्टर को किस तरह से समझा कि टर्शियरी सेक्टर होता क्या मुझे बताओ मैं तुमको समझाता हूँ एक बार हमने क्या देखा था कि टर्शियरी सेक्टर होता क्या टर्शियरी सेक्टर ना बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे हमने अपने एग्जांपल्स में बुक का एग्जांपल लिया राइट हमने बुक का एग्जांपल लिया था हमने ये समझा था इस बुक को वुड कट करने से ट्री कट करने से वुड निकालने से इस बुक को बनाने तक का जो काम है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स करते हैं कौन करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर कौन करता है प्राइमरी सेक्टर जो है ट्रीज कट करती है वुड कट करते हैं ट्रीज कट करते हैं वुड निकालते हैं एंड सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम लोग जो है फाइनली उस रॉ मटेरियल को या उस प्राइमरी सेक्टर के गुण को सेकेंडरी सेक्टर में ला करके उसे प्रोसेस करके हम एक बुक प्रिपेयर करते हैं क्या करते हैं हम एक बुक प्रिपेयर करते हैं और यहाँ हम लोग वुड निकालते हैं हम उस वुड को प्रोसेस करते हैं क्या करते हैं प्रोसेस करते हैं एंड देन हम उसकी बुक प्रिपेयर करते हैं चलिए जी ठीक है वेरी गुड है वेरी गुड है ये खासी समझ में आ गई लेकिन टर्शियरी सेक्टर में मैं क्या काम कर रहा हूँ टर्शियरी सेक्टर में क्या काम कर रहा हूँ टर्शियरी सेक्टर क्या टर्शियरी सेक्टर इन दोनों सेक्टर्स में काम कर रहा था क्योंकि अब यहाँ से जो वुड कट किया गया जो वुड कट किया गया इस वुड को हमें फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट करना है क्या करना है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट करना है अभी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता था टर्शियरी सेक्टर ठीक है अब ठीक है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता था अब यहाँ पे जो वुड बना है वुड इस वुड को कट करने का काम कट करने के लिए हमको क्या लगते हैं लेबर्स कट करने के लिए हमको लेबर्स लगते थे अब लेबर्स क्या कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विस कौन दे रहा है टर्शियरी सेक्टर तो लेबर्स किसके अंदर आ रहे हैं टर्शियरी सेक्टर के अंदर अच्छा अच्छा अब बताओ ये बुक प्रिपेयर हो गई हमारी इस बुक को हमें मार्केट में सेल करना पड़ेगा तो मार्केट में इसको ले जाने के लिए हमको फिर से ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना पड़ेगा तो फिर से ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना पड़ेगा ताकि हम इसे कहाँ ले जा सके मार्केट में तो ये वापस क्या हो रहा है सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो वापस टर्शियरी सेक्टर का काम आ रहा है मतलब क्या हम लोग कॉन्क्लूजन में ये लिख सकते हैं क्या हम लोग कॉन्क्लूजन में ये लिख सकते हैं कि बोथ 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 ठीक है बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर डिपेंडेंट डिपेंडेंट कह सकते हैं या फिर गेट्स सपोर्ट गेट्स 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 सपोर्ट फ्रॉम फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर मतलब बेसिकली टर्शियरी सेक्टर जो है ना ये दोनों सेक्टर्स को हेल्प करता है इन दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करता है अब प्राइमरी सेक्टर अपने गुड कर लेगा है ना बट टर्शियरी सेक्टर ये है वो जो उस फूड को कलेक्ट करके फैक्ट्री में पहुंचाएगा सेकेंडरी सेक्टर के पास तो टर्शियरी सेक्टर क्या कर रहा है इन दोनों सेक्टर्स की हेल्प कर रहा है दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट कर रहा है
तो क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो क्या अब हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं मेरे दोस्त कि अगर प्राइमरी सेक्टर बढ़ा, प्राइमरी सेक्टर बढ़ गया, या सेकेंडरी सेक्टर बन गया, तो टर्शियरी सेक्टर बढ़ेगा। क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जल्दी बताओ, क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं? खुद सोचो कि टर्शियरी सेक्टर इज सपोर्टिंग टू दिस बोथ सेक्टर्स, सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर, दोनों सेक्टर्स को टर्शियरी सेक्टर सपोर्ट करता है। दोनों सेक्टर्स इस एक सेक्टर टर्शियरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। तो अगर ये दोनों सेक्टर्स बढ़ेंगे, इन दोनों सेक्टर्स में अगर ग्रोथ आएगी, तो टर्शियरी सेक्टर में भी ग्रोथ आएगी। क्या सही कह रहा हूँ? क्या सही कह रहा हूँ? क्या ये आंसर ट्रू है? क्या ये आंसर ट्रू है? ये एब्सोल्युटली ट्रू है। ये एब्सोल्युटली ट्रू है। और यही चीज इस पॉइंट में आएगी। बस पढ़ो, वापस पढ़ो, समझ में आएगा। पढ़ो पढ़ो, समझ में आएगा। The second reason is development of agriculture. Agriculture माने primary sector, and industry माने secondary sector. Leads to the development of the tertiary sector, such as the transport, trade and storage. वही बताया। खूब समझ में आया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि greater the development of the primary and secondary sectors, more would be the demand for such sectors as income levels rises. Certain sections of societies start demanding more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, and professional trainings. Their lifestyle improves their consumption prices. अब मुझे बताओ, मुझे बताओ कि इनकम, यहाँ पे ना मेन पॉइंट है इनकम राइट्स, इनकम लेवल। तुमको यहाँ पे मैं काफी एग्जांपल दिया है, तुमको एक छोटा सा एग्जांपल है। सपोज तुम जिम जाते हो, बॉडी बनाते हो, राइट? सपोज तुम जिम जा रहे हो, तुमने जिम ज्वाइन कर लिया। अभी लेट्स सपोज तुम्हारी इनकम इतनी नहीं है, तुम कुछ पैसा नहीं कमा रहे, तुम्हारी इनकम इज मतलब इनकम इज लो। ये मैं कहूंगा इनकम इज लो। इनकम लो है और तुम जिम जाना स्टार्ट करोगे, तो तुम जिम में क्या नॉर्मल वर्कआउट करो, खुद से वर्कआउट करो? देखो जिम में दो तरीके की चीजें होती है। या तुम खुद से वर्कआउट करो, ये तो एक प्राइवेट ट्रेनर ट्रेनर रहेगी, है ना, उससे कुछ फीस पे करनी होती है, एंड प्राइवेट पर्सनल ट्रेनिंग होती है। या तो खुद से ट्रेनिंग करो। तब तुम्हारे पास इनकम ही नहीं है तो तुम क्या करोगे? खुद से ट्रेनिंग करोगे, खुद से ट्रेनिंग, खुद से ट्रेन करोगे, खुद से ट्रेन करोगे, राइट? बट अगर सपोज करो तुम्हारी इनकम बढ़ गई, सपोज करो तुम्हारी इनकम बढ़ गई, इनकम में ग्रोथ होगी, तुम्हारी इनकम ज्यादा होगी, क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब एक पर्सनल ट्रेनर लोगे ना, अब एक पर्सनल ट्रेनर लोगे ना, तो भाई मैं खुद की वर्कआउट करूँ, है ना, मेरे पास एक पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए। वो मेरी सारी डाइट लिख के देगा, वो सारे मुझे वर्कआउट लिख के देगा, वो मुझे बताएगा कि मुझे कैसे वर्कआउट करना है, क्या करना है, सारी चीजें मेरे पर्सनल ट्रेनर करेगा, मैं अपना पैसा मैं कर लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब पैसा नहीं होता ना, तब तुम सर्विसेज खरीद नहीं पा रहे। बट जैसे ही पैसा आ रहा है ना, पैसा बढ़ रहा है, इनकम राइज हो रही है, इनकम बढ़ रही है, तुम लोग सर्विसेज खरीद सकते हो, एडवांस सर्विसेज खरीद सकते हो। और वही ये पॉइंट बताया। पढ़ो फिर से। Greater the development of primary and secondary sector is called out. As the income level rises, as the level income level rises, जैसे इनकम तुम्हारी बढ़ती है, तो यू स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विसेज। ठीक है, मतलब कि जैसे ही तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, यू विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर एंड मोर सर्विसेज। जैसे कि जैसे इनकम नहीं थी तब तो सिर्फ और सिर्फ खुद से वर्कआउट करें, इनकम बढ़ गई तो यू स्टार्टेड डिमांडिंग मोर सर्विसेज ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, राइट? है ना, लाइक ईटिंग आउट। ईटिंग आउट तुम्हारी इनकम बढ़ गई तो तुम सोचोगे यार चलो कहीं घूम के आते हैं, है ना, मनाली घूम के आएंगे, गोवा घूम के आएंगे, गोवा ट्रिप मार के आएंगे। उसमें क्या है, तुम किसी का पैकेज खरीदोगे, या कोई तुम पर्सनल टूरिस्ट खरीदोगे आपके लिए, कि भाई मुझे एक टूरिस्ट चाहिए, बिकॉज मैं नया जा रहा हूँ, अगर मैं मनाली पहली बार जा रहा हूँ, मैं कश्मीर पहली बार जा रहा हूँ, अगर मैं गोवा पहली बार जा रहा हूँ, तो मैं एक पर्सनल टूरिस्ट खरीदूंगा। क्योंकि फिर वो क्या करेगा, मुझे असिस्ट करेगा कि भाई तुम यहाँ जाओ, ये अच्छी जगह है, यहाँ अच्छा घूमने मिलेगा। तो एक पर्सनल टूरिस्ट अगर मैं खरीद रहा हूँ, तो टूरिस्ट मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विसेज। क्या बढ़ रहा है? टर्शियरी सेक्टर, राइट? जैसे शॉपिंग करने जाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाओगे, प्राइवेट स्कूल जाओगे, गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल्स में इंटर कर लोगे, तो प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी तुम्हें सर्विसेज दे रहे हैं, राइट? प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो कि जिम की बात थी, द लाइफस्टाइल इंप्रूव्स द कंजम्पशन राइट्स, राइट? चलो सुनिए, ये एक और रीजन था तुम्हारे टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ का। एक और रीजन, fourth reason. Over the past decades, certain new services, such as those based on the information and communication technology, have become the more important and essential for the
ग्रोथ जैसे वो ये बोल रहा है कि भाई आज के पहले ना इंटरनेट नाम की कोई चीज नहीं है, और आज के बाद और अभी विदाउट इंटरनेट कुछ नहीं है। विदाउट इंटरनेट कुछ नहीं है। तो ये इंटरनेट में राइज आया ना, ये एक तरीके से इंटरनेट जो तुम्हें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, ये भी क्या है, एक तरीके से सर्विस ही है। एक तरीके से सर्विस ही है। तो अभी पहले के टाइम पे इंटरनेट इतना नहीं हुआ करता। इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, ये सर्विसेज इतनी नहीं दिया जाता क्योंकि वो सभी बहुत पुराने जमाने में रहा करते थे ना। और आज के टाइम पे विदाउट इंटरनेट कुछ नहीं हो सकता। तो आज के टाइम पे इंटरनेट सब कुछ है। तो इंटरनेट का इतना राइज हुआ, इंटरनेट इतना बढ़ गया, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, अल्टीमेटली ये भी क्या है, सर्विसेज ही बढ़ा है ना। ये भी तो सर्विसेज ही है, इंटरनेट प्रोवाइड करना सर्विसेज। ठीक है, अब तुम सोचो, तुम अगर किसी का इंटरनेट पैकेज माने जा जैसे जियो का, जियो जैसे मैं जियो का मंथली रिचार्ज करता हूँ, मंथली रिचार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, मंथली अगर मैं जियो का रिचार्ज कर रहा हूँ अपने मोबाइल फोन पे इंटरनेट के लिए, इसके लिए इंटरनेट के लिए, तो जियो क्या है, मुझे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। और अल्टीमेटली हम लोग जियो या एयरटेल या आइडिया, ये लोग क्या कहते हैं, तो ये ना, तो भैया पता है ये मेरे सर्विस प्रोवाइडर है, ये मेरे सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये लोग। और यहाँ गेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है, सर्विसेज दे रहे हैं। और सर्विसेज दे रहे हैं मतलब क्या है, टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ, सिंपल लॉजिकली समझ में आया, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सर्विस सेक्टर में इतनी ग्रोथ हुई, सर्विस सेक्टर में इतना ग्रो हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत सारी रीजंस थे ग्रो होने के। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से सेक्टर दोनों ग्रो हुए थे, इस वजह से ग्रो हुआ। गवर्नमेंट से ग्रो हुआ, इनकम बढ़ गई इसलिए ग्रो हुआ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट बढ़ गया इसलिए ग्रो हुआ। तो ये 4 पॉइंट्स हमने पढ़ा, इसको रिवीजन करते हैं, आगे रिवीजन करते हैं। अच्छा, आ जाओ रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते हैं। ओके, पहला पॉइंट हमने पढ़ा, पहला रीजन तो हमने देखा कि भाई क्यों ग्रो हो रहा है, क्या रीजन है ग्रो होने का। पहले रीजन तो हमने देखा कि भाई गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है सर्विसेज के ऊपर, गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सर्विसेज, इस वजह से। सेकेंड रीजन हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो ग्रो हो रहा है। तीसरा रीजन हमने ये देखा कि भाई साहब इनकम अगर राइज होगी है ना, तो भाई साहब तुम सर्विसेज ज्यादा लेने की कोशिश करते हो। चौथा रीजन हमने देखा इंटरनेट, इंटरनेट या टेक्नोलॉजी में ग्रोथ। ठीक है, ये 4 पॉइंट मैंने हमने हमने 4 मेन रीजंस पढ़े कि क्यों टर्शियरी सेक्टर इतना ग्रो हो रहा है। सिंपल समझ में आया चलो। बट मुझे बताओ कि टर्शियरी सेक्टर ना, हमारा जो सर्विस सेक्टर है, ये ग्रो तो हो रहा है, लेकिन क्या ये सबके लिए ग्रो हो रहा है, नहीं, सबके लिए ग्रो नहीं हो रहा। एग्जाम्पल से समझो, एक वो बंदा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि महीने के 1 लाख रुपए कमा, वो भी अपनी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी अपनी कंपनी में बैठे हुए कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वेर एज एक रिक्शा वाला भी है, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो कमा रहा है सिर्फ और सिर्फ महीने के 10 लाख रुपए। सर्विस तो दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या सर्विस सेक्टर दोनों के लिए ग्रो हो रहा है, नहीं, इसके लिए ग्रो हो रहा है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, वो तो 1 लाख रुपए कमा रहा है महीने का, प्रोवाइड सर्विस तो वो भी कर रहा है। वह है एक रिक्शा वाला भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो कमा 10 हजार रुपए रहा है ना फिर तो ग्रो दोनों के लिए नहीं हो रहा सर्विस सेक्टर। समझ में आया। इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये वाला एग्जाम्पल, आप इसका कंसेप्ट को समझते हैं। However, not all the service sectors is growing equally. ठीक है, which service sector is growing? Service sector that employ high skilled and educated people. इसको वापस ले लो, ठीक है, हाई स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल्स, उनके लिए सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा है, मतलब कि यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे प्यारे प्यारे से, ग्रो तो इनके लिए हो रहा है। ठीक है, विच सर्विस सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग, किसके लिए ग्रो नहीं हो रहा,
किसके लिए ग्रो नहीं हो रहा? द लार्ज पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर्स एम्प्लॉयज स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन। अभी तुम्हें जो मोबाइल शॉप रिपेयर करने आते हैं, मोबाइल रिपेयर करने वाले, जो मोबाइल रिपेयर करने वाले थे, ठीक है, वो कितना कमाते होंगे महीने का? मैक्सिमम चलो मानते हैं 20,000 रुपए। महीने का 20,000 रुपए मैक्सिमम कमाते होंगे ना यार वो। तो वो भी तो एक सर्विस प्रोवाइड ही कर रहे हैं। तुम्हारा मोबाइल खराब हो रहा है, उनको जाके दिखा रहे हो, वो ठीक करके दे रहे हैं। सर्विस तो वो भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन क्या उनके लिए ग्रो हो रहा है ये? क्या उनके लिए टेंशन सेक्टर ग्रो हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? पैसा नहीं कमा पा रहे हैं यार वो। एक बंदा है जो 1 लाख रुपए कमा पा रहा है, एक बंदा है जो 20,000 रुपए कमा पा रहा है। समझ में आया? These people barely manage to earn a living, and yet they perform these services because no alternative opportunities for works are available to them. ठीक है, तो उनके पास कोई अदर काम नहीं है। ठीक है, या तो वो लोग इस तरह के छोटे मोटे काम करेंगे, जैसे रिक्शा चलाना हो गया, रिपेयर्स करना हो गया, है ना, या फिर शॉपकीपर्स हो गए, स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, या तो वो लोग ये काम कर सकते हैं। वरना जाओ गाँव में और घुस जाओ प्राइमरी सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। ये दो ही काम बच गए उनके पास। ठीक है, अब इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। उनके पास कोई अदर ऑप्शन है? उनके पास कोई अदर ऑप्शन है एक बंदे की तरह 1 लाख रुपए कमाने का? नहीं है। राइट? इवन इफ वी मूव अ फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट इफेक्ट इन अदर वो। अच्छा, इसके लिए ना हमको आना पड़ेगा अपनी बुक पे। आ जाओ, टेक्स्ट बुक पे आ जाओ। अच्छा, ये हमने ये वाला टॉपिक खत्म कर लिया। हम आ गए यहाँ पे, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई साहब मुझे एक बात बताइए कि कौन सा सेक्टर ग्रो हो रहा है। हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, इनमें प्राइमरी सेक्टर तो कम हो गया, बट टर्शियरी सेक्टर बहुत ग्रो हो गया। ये देखो, जो मार्केट शेयर है वो पहले प्राइमरी सेक्टर का इतना कम था, ज्यादा था, but अभी कम हो गया। और टर्शियरी सेक्टर का इतना कम था, बट अभी ज्यादा हो गया। राइट? लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज ना, यहाँ देखोगे तो पहले प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज 71 था, और अभी सिर्फ 44 हो गया है। और टर्शियरी सेक्टर का 18 था और अभी 31 हो गया। मतलब यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ना, वो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा है। प्राइमरी सेक्टर में अब भी ज्यादा है। बट यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में इतने लोग हैं, अगर प्राइमरी सेक्टर में इतने एम्प्लॉयमेंट है, स्टिल प्राइमरी सेक्टर इतना कम क्यों है, पीछे क्यों है? इस वजह से, बिकॉज दोस्तों ने, ये देखा है तुमने, हम समझते हैं इसको, बिकॉज दोस्त देखो, जो प्राइमरी सेक्टर है ना अपना, वो ग्रो कर रहा है, ग्रो कर नहीं पा रहा। जो प्राइमरी सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर है, ये सब आखिरी उम्मीद है। ये एक उम्मीद है, एक उम्मीद है। उम्मीद है उन लोगों की, उम्मीद है उन प्यारे प्यारे लोगों की जो कोई और काम नहीं कर पाते। उनके पास सिर्फ यही काम है बच के, उनके पास सिर्फ एक एग्रीकल्चर का वर्क ही आता है करने के लिए। खेती बाड़ी में घुस जाएंगे। ठीक है, खेती बाड़ी में घुस जाए। जो हमने टॉपिक पढ़ा कि बहुत सारे लोग जो है टर्शियरी सेक्टर में ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, लोग तो ग्रो हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रो नहीं कर पा रहे। ठीक है, सबके तो टर्शियरी सेक्टर ग्रो नहीं हो रहा। जो हमने यहाँ पे देखा, जो ये मोबाइल शॉपकीपर्स हैं, रिक्शा वाले हैं, या मोबाइल शॉप ओनर्स हैं, रिपेयर करने वाले हैं, टर्शियरी सेक्टर सबके लिए तो इक्वली ग्रो नहीं हो रहा। किसी के लिए हो रहा है तो किसी को नहीं हो रहा। ये हमने देखा। राइट? तो जिसके लिए टर्शियरी सेक्टर ग्रो नहीं हो रहा, उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है आज में ज्यादा, कि एग्रीकल्चर। गाँव में जाओ और अपना एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी में लग जाओ, और बस उनके पास वही काम बचता है। क्योंकि और कोई काम, और कोई अल्टरनेटिव काम कर ही नहीं सकते। और कोई अल्टरनेटिव काम कर ही नहीं सकते। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्राइमरी सेक्टर ग्रो नहीं हुआ। जबकि टर्शियरी सेक्टर में थोड़े ही लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। पिछले इतने सालों के मुकाबले थोड़े ही लोग एक्स्ट्रा काम करने जुड़ गए हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, टर्शियरी सेक्टर में ना। लेकिन स्टिल टर्शियरी सेक्टर ग्रो हुआ। पर प्राइमरी सेक्टर में लोग इतने हैं, लेकिन फिर भी ग्रो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि लोग काम कर रहे हैं। लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे जाके काम नहीं कर रहे। लोग अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन देकर काम नहीं कर रहे। मतलब बस करने को काम कर रहे हैं। तो उनका बस ये है कि यार बस करना है, इसलिए करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर का ऐसा हाल है कि वहां ना, एग्रीकल्चर में
इतनी सी लैंड होगी, इतनी सी, तो इतनी सी लैंड में ना सिर्फ 5 लोग काम कर रहे हैं। 5 फार्मर्स इतनी सी लैंड पे काम कर रहे हैं और वो मजबूरन उन्हें करना पड़ रहा है क्योंकि और कोई उनके पास चारा है नहीं, ना उनके पास कोई स्किल है, ना उनके पास कोई और जॉब है सेकेंडरी सेक्टर में, ना उनके पास कोई ऐसी स्किल है जो वो टर्शियरी सेक्टर में आके प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बचता है उनके पास एक ही ऑप्शन जो कि है खेती-बाड़ी, एग्रीकल्चर, तो उसमें ही घुस जाते हैं वो, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। और इसी वजह से प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो है इतनी ज़्यादा है आज के टाइम पे। इतने ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, है ना? इस वजह से इतना लोअर पॉवर्टी रेट चल रहा है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, तो प्राइमरी सेक्टर में उन्हें काम करना पड़ रहा है। और अब इतनी सी ज़मीन पे अगर 5 लोगों को काम करना पड़ रहा है इतनी सी ज़मीन पे, तो क्या हर इंसान अपने 100% पोटेंशियल पे काम करेगा? नहीं करता, नहीं करता हर इंसान, राइट? हर इंसान अपने 100% पोटेंशियल पे काम करता नहीं है। और इसी वजह से ये लाइन लिखी गई है यहाँ पे कि इवन इफ अगर हम लोग इसमें से कुछ लोगों को निकाल भी लें, ठीक है? प्राइमरी सेक्टर से अगर हम लोग कुछ लोगों को निकाल भी लें, फिर भी उसके प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। कोई असर नहीं पड़ने वाला, जो उसकी ग्रोथ है, जितने से वो ग्रो कर रहा है, उतने से ही वो ग्रो करेगा, उसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भाई तुम उसमें से लोगों को निकालो, फिर डाल दो वापस। डाल भी दोगे उसके अंदर, और लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करेंगे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर प्राइमरी सेक्टर से लोग निकल भी जाएँगे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जितने से प्राइमरी सेक्टर ग्रो हो रहा है, उतने से ही ग्रो होता रहेगा। यही बात है, यही बात है। जबकि टर्शियरी सेक्टर के अंदर कुछ लोग ही एक्स्ट्रा ग्रो हुए हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट ही एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है, लेकिन फिर भी टर्शियरी सेक्टर ग्रो हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो हो रहा है, बट प्राइमरी सेक्टर ग्रो ही नहीं हो रहा, बिलो जा रहा है नीचे। क्यों? यही रीज़न, नीचे जा रहा है। जबकि एम्प्लॉयमेंट तो ऊपर जा रही है, लेकिन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अदर काम करने का। समझ में आया? Even if we move out, people's production will not be affected. यही बताया गया। In the other world, workers in agriculture sector are underemployed. और इसी को एक टेक्निकल टर्म दिया गया है, टेक्निकल वर्ड दिया गया है तुम्हारी बुक के अंदर जिसको कहा है underemployed। क्या है? underemployed। क्या है? underemployed। क्या है? underemployed। मतलब एम्प्लॉय तो है, एम्प्लॉयमेंट तो है, मतलब काम तो कर रहे हैं, काम तो है उनके पास करने के लिए, लेकिन काम ही नहीं कर रहे हैं। 100% प्रोजेक्ट पे जाकर अपने काम ही नहीं कर रहे। समझ रहे हो? यही बात बताई गई है। चलिए, अभी आगे वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। Why did a similar shift out of an primary sectors happen in the case of an employer? It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector. अब क्यों प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही सारे लोग बैठ गए? क्यों प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही सब लोग घुस गए हैं और वहीं पे कुछ लोग काम कर रहे हैं? उनको कहीं और काम करना ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें काम नहीं करना। बात ये है कि उनके लिए जॉब्स ही नहीं है। उनके लिए जॉब्स ही नहीं है, तो इसलिए तो उन्हें थक हार करके एग्रीकल्चर का सहारा लेना पड़ता है। उन्हें एग्रीकल्चर का सहारा लेना पड़ता है थक हार करके। बिकॉज़ जॉब ही नहीं है। मोर देन हाल्फ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। मतलब कंट्री की अगर पॉपुलेशन इतनी, तो इतने लोग जो है हाल्फ ऑफ द पीपल्स सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं, खेती-बाड़ी कर रहे हैं। Mainly agriculture producing one about only 1/6 of the GDP। मतलब जीडीपी का हमारे जीडीपी का 1/6 पार्ट ही सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर से बन के आ रहा है। इतना कम, इतना कम, जबकि लोग इतने सारे काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इतना कम हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है किसका? एग्रीकल्चर। रीजन वही है, 100% पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे, अपनी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे, तो कर भी कैसे पाएंगे? कर भी कैसे पाएंगे? इतनी सी खेती पे 5 लोग काम कर रहे हैं, इतनी सी जमीन पे 5 लोग अगर काम करें तो कैसे काम कर पाएंगे? राइट? In contrast to this, the secondary and tertiary sector produces the rest of the produce, whereas they employ less, about half of the people. It means that there are more people in agriculture that is necessary। मतलब कि जितने लोगों की जरूरत है, उससे कई ज्यादा लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में। वही मतलब एक्स्ट्रा हो चुके हैं, ज्यादा हो चुका है। और यही सब नेट तब निकलता है अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज रेफर्स टू सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विदाउट अ जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि जहाँ पे इंसान के पास काम ही नहीं है, उसके पास कुछ काम करने के लिए काम ही नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि उसके पास काम है, जॉब है ना? वो एक एम्प्लॉय है, काम कर सकता है, उसके पास एक जॉब है, लेकिन वो फिर भी इफेक्टिवली फुल कैपेबिलिटी पे अपनी जॉब करता है। ठीक है ना? देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बट यहाँ पे इसे 2 टाइप्स में बाँटा गया है अंडर एम्प्लॉयमेंट को, जो कि है विजिबल एंड इनविजिबल। ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? It's because mainly of the cost of the productions drop in the aggregate demand and change in the technology।
ठीक है? मतलब कि अगर किसी कंपनी को अपनी कॉस्ट कम करनी है, किसी कंपनी को कोई प्रोडक्ट अगर वो बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट की उनको कॉस्ट कम करनी है ताकि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट तो अपने माल को बेच सके, अपने गुड्स को बेच सके। तो इसलिए वो लोगों को निकाल देते हैं। जैसे अभी अमेज़न कर रहा था, गूगल ने किया, लेकिन लोगों को फायर कर दिया। ठीक है? क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफ़िट जनरेट करना था, उनको अपनी कॉस्ट कम करनी थी। ठीक है? तो इस वज़ह से वो लोग लोगों को निकाल देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट किस वज़ह से होती है? या फिर अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, जैसे कि अगर किसी कंपनी को एक्स्ट्रा मशीनरी ला दी हो, तो वो लोग लेबर को क्यों रखेंगे अपने पास? जब सारा काम मशीन कर रही है तो लेबर को रखेंगे क्यों? उनको निकाल देंगे। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। पर अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? इट इज कॉज बिकॉज ऑफ द disparities in availability of the employment opportunities and corresponding skills availability. स्किल भी नहीं है, स्किल्स नहीं है, ठीक है? और disparities in availability of employment opportunities, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, right? One small piece of land, numerous peoples, sometimes even an entire family works. तो मैंने उनको कहा कि इतनी सी लैंड पे अगर 5 लोग काम करेंगे तो कैसे चलेगा? वही बताएंगे। Their labor, if efforts get divided, no one in this family of labor is fully employed. कोई fully employed नहीं है। इतनी सी छोटी सी जमीन पे 5 लोग अगर काम करेंगे, तो कोई कैसे काम कर पाएगा? इतनी जमीन पे अगर एक इंसान काम करे तो ठीक है। वो अपनी एम्प्लॉय अपने हिसाब से 100% कैपेबिलिटी दे सकता है। Right? But people are visibly working, but all of them work less than their potentials only because there are only limited work available. Because इतनी सी जमीन अगर है, उसमें 5 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो कोई अपने 100% कैपेबिलिटी पे काम क्यों करेगा? अगर इतनी सी जमीन 5 लोगों में बटी हुई है, तो कोई इतने पे काम करेगा, कोई इतने पे काम करेगा, कोई इतने पे काम करेगा, कोई इतने पे काम करेगा। हो गया उनका काम, हो गया उनका काम। उसके अलावा उनको कोई काम ही नहीं है। लिमिटेड वर्क है उन लोगों के पास, राइट? अब यहीं से एक और कंसेप्ट निकल के आता है जिसका नाम था डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। The kind of underemployment is hidden in the contrast of someone who does not have a job and is clearly visibly as unemployed. जिसका कोई काम नहीं है, वो एकदम unemployed है, उसको कहते हैं discuss unemployment. Hence, underemployment is also called as discuss unemployment. Underemployment हम लोग discuss unemployment कहते हैं। तुम्हारी बुक में एक केस दिया हुआ है लक्ष्मी का, ठीक है? लक्ष्मी owning about 2 hectares of unaggregated lands, dependent only on the rain and growing crops like jawar and arhar. मतलब वो क्रॉप जिसका नाम है जवार और अरहर ग्रो करती थी। All 5 members of the family worked in the flat plot throughout the year. उतने से प्लॉट पे उसके सारे फैमिली वर्कर्स काम करते थे। फैमिली में जो 5 लोग थे, वो सारे उसी लाइन पे काम करते थे। क्यों? बिकॉज़ नोवेयर एल्स टू गो फॉर देयर वर्क, बिकॉज़ उन लोगों से काम था ही नहीं उन लोगों के पास। तो कहीं जाकर वो काम करेंगे क्या? और किसी भी फैमिली मेंबर के पास कोई काम नहीं था, सब ऐसे ही बेरोजगार बैठे हुए थे, तो वो वहीं पे काम करने लग गए भाई। हाँ, बट इन एक्चुअल फैक्ट द लेबर एफर्ट्स गेट डिवाइडेड, तो उनका लेबर एफर्ट डिवाइड हो गया। इतने से काम, इसमें 5 लोग काम कर रहे हैं लक्ष्मी के, ठीक है? तो उनका सबका काम डिवाइड हो गया, राइट? ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। कोई फुल्ली काम ही नहीं कर रहा। हर इंसान थोड़ा-थोड़ा काम कर रहा है। एक इंसान ही अपने फुल कैपेबिलिटी से काम नहीं कर रहा। This situation of underemployment, ठीक है? Where peoples are apparently working, but all of them are made to work less than their potentials. सब अपने पोटेंशियल में कम काम कर रहे हैं, पर सब काम कर रहे हैं, डिवाइडेड काम कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अच्छा जी, ठीक है। अब डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा, उसके साथ साथ हम लोग अभी यहाँ पे सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी देखने वाले हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट देखा और अभी हम लोग सीजनल एम्प्लॉयमेंट देखेंगे। People appears to be employed but are actually not employed. मतलब कि डिस्कस एम्प्लॉयमेंट ये होता है। डिस्कस एम्प्लॉयमेंट हमने यहाँ पे अभी भी देखा, अभी अभी हमने जस्ट देखा कि जो कि जो डिस्कस एम्प्लॉयमेंट होता है, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इट इज इक्वल टू अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों एक ही बात होती है। एक तरह से दोनों की जो लैंग्वेज बोली गई है यहाँ पे वो सिमिलर बोली गई है। पीपल जो है, लोग जो है, काम तो है, एम्प्लॉयड तो है, लेकिन काम ही नहीं कर रहे। एम्प्लॉयड तो है लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहे। It actually happens among family members engaged in agricultural activity. इसलिए तुम लोग एक रेफरेंस ले लो यहाँ पे फटाफट आ जाओ। रेफरेंस ले लो, लक्ष्मी का केस, लक्ष्मी केस, लक्ष्मी केस। लेकिन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है the situation in which people are not able to find jobs during some months of the year। मतलब कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसा सीजन पार्ट, मतलब इंटरवल्स में उनको काम मिल रहा है। मतलब पूरे साल भर में कुछ महीने वो काम कर रहे हैं, कुछ महीने निठल्ले बैठे हुए हैं, फिर कुछ महीने काम कर रहे हैं, कुछ महीने निठल्ले बैठे हैं।
इसको हम कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज ऑफ द सीजनल कैरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर लेबर फाइंड वर्क ओनली ड्यूरिंग द बीइंग सीजंस एज स्नोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अब जो सीजन होता है उन लोगों का, जिस टाइम पे उनका क्रॉप्स ग्रो हो गए हैं, हार्वेस्ट करने हैं, निकालने उकालने, उस टाइम पे उनके पास काम होता है। ठीक है, बट जिस टाइम पे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, हाँ, उस टाइम पे तो उनके पास कुछ काम ही नहीं है, बैठे हैं निकल ले। राइट, उसको हम लोग कहेंगे क्या? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आइए अब हम बात करेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है अर्बन एरियाज का। हमने रूरल एरियाज की बातें कर ली, हमने रूरल एरियाज की बातें समझ ली, रूरल एरियाज गाँव देहातों में, टर्शियरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। बट अभी लोग अभी देखने वाले हैं अर्बन एरियाज के अंदर कि ये अभी चीज अर्बन एरिया में कैसी होती है। तो बिकॉज होती तो ये अर्बन एरिया के अंदर भी है, राइट, अर्बन एरिया के अंदर भी होती है। जो हमने एग्जाम्पल लिया था रिक्शा वाले का, मोबाइल शॉप ओनर्स का, मोबाइल रिपेयर वाले का, तो वो लोग अर्बन एरिया में काम करते हैं ना। हाँ जी, तो ये उन लोगों की बात हो रही है। रूरल एरियाज के अंदर तो हम लोग एग्रीकल्चर वाली बात कर रहे थे, ठीक है। Thousands of casual workers in service sectors search for daily employment as they lack of better opportunities। ठीक है, मतलब उनके पास स्किल्स नहीं है, कोई अच्छी डिग्री नहीं है, कोई अच्छा ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ काम ही नहीं है करने के लिए, तो उनको ये छोटे मोटे काम ही करने पड़ते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर। ठीक है, ना वो गाँव जाकर के प्राइवेट सेक्टर में काम कर पाएंगे, ठीक है, ना उनके पास इतनी स्किल्स है कि वो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर सके, एक बड़ी कंपनी में काम कर सके, या फिर टर्शियरी सेक्टर के अंदर लेकर भी एक बड़ी कंपनी में काम कर सके एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उनको ऐसे छोटे-मोटे काम ही करने पड़ते हैं अंडर सर्विस सेक्टर। समझ में आया? डे वो कहते हैं पेंटर्स, तो पेंटर्स का काम करेंगे, वरना प्लम्बर्स बन जाएँगे, वरना रिपेयर वर्कर्स बन जाएँगे, वरना कोई भी ऐसा और वो जो होता है छोटा-मोटा वैसा काम, ठीक है? बट मेनी ऑफ देम डोंट गेट वर्क एवरी डे, डोंट गेट वर्क एवरी डे, या उनको वेजेस नहीं मिलते एवरी डे। सिमिलरली मेनी अदर इन सर्विस सेक्टर्स सच एज़ स्ट्रीट वेंडर्स हो गए या कार्ट पुशर मतलब अ, जो बेसिकली क्या कहते हैं उसे, लोगों को बिठाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, साइकिल पे वो स्पेंड द होल डे वर्किंग आउट बट अर्न वेरी लिटिल। ऐसे लोग जो है बहुत कम पैसा कमाते हैं, है ना? उनको काम बहुत करना पड़ता है लेकिन पैसा बहुत कम कमाते हैं। These workers struggle for stable income and often face uncertainty in employment। कोई स्टेबल काम नहीं करना बस। अब जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो महीने के 1 लाख रुपए कमाएगा, वो तो उसका फिक्स्ड है। बट अगर एक रिक्शा डीलर है, तो वो या तो एक महीना 10,000 रुपए कमाएगा, क्योंकि महीना अगर उसका धंधा चल गया, तो वो शायद शायद 20,000 रुपए कमा चले। बट अभी किसी महीने नहीं चला, शायद 5,000 रुपए कमाए, तो एक स्टेबल इनकम उसको होगी नहीं कि भाई इतना ही कमाऊंगा, ये उसको पता नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी महीने लग चल गया तो कमा सकते हैं ज्यादा, वरना नहीं कमा सकते। अब ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे लोग जिन लोगों को काम ही नहीं मिलता, जो काम कर ही नहीं पाते, ठीक है। अब ऐसे लोगों को किस तरीके से उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी चाहिए? ओनली गवर्नमेंट इन लोगों को हेल्प कर सकती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्ट का नाम आएगा, उस एक्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन देखो, अभी काम नहीं है सर्विस सेक्टर के अंदर, दो तरीके के लोग हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके पास बहुत सारा काम है, बट एक ऐसा मोबाइल वर्कर है रिपेयर करने वाला जिसके पास कोई काम ही नहीं है, जो एक स्टेबल इनकम ही अर्न नहीं कर पा रहा। ठीक है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल काम ही नहीं कर पा रहे, इस चीज से वो प्राइमरी सेक्टर में फंसे हुए हैं, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में फंसे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को काम दिलाना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयड करना पड़ेगा, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिलानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लानी पड़ेगी। और ये काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। और वो किस तरीके से कर सकती है वो बताया गया यहाँ पे। ठीक है, कि अगर उनको एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बेटर डैम्स, कि अगर उनको एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना एग्रीकल्चर में, तो वो डैम्स बना सकते हैं। ठीक है, एक अच्छे फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर सकते हैं, सीड प्रोवाइड कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ठीक है, ताकि यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट कम हो सके। राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोड्यूस, द गवर्नमेंट कैन कंस्ट्रक्ट बेटर रोड्स, अच्छे सड़क, है ना, अच्छे स्टोरेज यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में या ट्रेड के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। अब जैसे रोड्स बना रहे हैं या स्टोरेज यूनिट बना रहे हैं, तो उसके लिए लेबर्स का काम लगेगा, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ही होगी। राइट, एक्सेस टू क्रेडिट, मतलब कि अब लोकल बैंक्स जो है इजीली लोन्स प्रोवाइड कर सकती है, एक कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वर्कर्स कैन बाय नेसेसरी इनपुट्स फॉर देयर वर्क्स, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी।
सभी छोटे वर्कर्स हैं या फिर जो छोटे दुकानदार लोग काम करते हैं, ठीक है, जो छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल स्केल वर्कर्स हैं, तो उनके लिए ना लोकल बैंक्स के अंदर ना इजी, छोटे, कम से कम ब्याज के अंदर अगर लोन प्रोवाइड कर दिया जाए, तो वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, वो अपने काम को बढ़ा सकता है, वो अपने प्रोडक्शन के अंदर या अपने काम के अंदर एज एन इनपुट उस पैसे को यूज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोन्स प्रोवाइड करना, इजी वे में लोन प्रोवाइड करना, कम से कम ब्याज पे लोन प्रोवाइड करना, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है और काफी अच्छी चीज है। इंडस्ट्री एंड सर्विस ग्रोथ, identifying, promoting, and locating industrial services in semi-rural areas can provide employment opportunities for a large number of unemployed peoples. मतलब कि इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करो, जो स्मॉल स्केल वर्कर्स हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको बढ़ाओ, है ना, उनको और लाओ, वो और होने चाहिए, उनको और जनरेट करो, ताकि जैसे जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल बिजनेस आएंगे, डोमेस्टिक वर्कर्स आएंगे, तो वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं। अगर उनको अपने बिज़नेस में काम करवाना है तो वो तो लगेगी ना, एम्प्लॉयमेंट वहाँ से जनरेट हो सकती है। एजुकेशन एंड वर्कफोर्स, इंडिया में 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 5 से लेकर के 29 की एज के बीच में, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 51% लोग ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, मतलब बेसिकली स्कूल जाते हैं और एजुकेशन रास्ता रखते हैं, पढ़ाई करते हैं। इम्प्रूविंग एजुकेशन जो है टैकल कर सकता है ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी नॉलेज ही नहीं है, उनके पास एजुकेशन ही नहीं है, ना उनके पास कुछ किसी चीज़ की नॉलेज है, ना कोई स्किल है ना? ना उन्होंने कुछ पढ़ाई कर रखी है। तो एजुकेशन इम्प्रूव करना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। इन इंडिया 60% जो हमने बात करी वही चीज़ बताई गई है यहाँ पे। चलिए, अब नीति आयोग क्या था? नीति आयोग में एक प्लानिंग कमीशन होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग क्या करता है, बेसिकली सभी सेक्टर्स में नजर रखता है, सभी सेक्टर्स में नजर रखता है और सभी सेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को बताता रहता है कि ये सेक्टर में इतना काम है, ये सेक्टर में इतना चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, कि ये सेक्टर में ये चल रहा है, ये सेक्टर में वो चल रहा है, तो हर एक सेक्टर की जानकारी रखना, इन्फॉर्मेशन रखना, सब कुछ चीजें रखना, ये काम काम कर रहा है, नीति आयोग इस चीज का काम करता है। ठीक है, जिसको प्लानिंग कमीशन कहा करते थे पहले के टाइम पे, बट उन्होंने बताया, नीति आयोग ने बताया कि अभी भी ना 20 लाख जॉब्स पेंडिंग है, मतलब कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही, और 20 लाख जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हो? करो। ठीक है, और जब एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ 20 लाख जॉब्स अभी क्रिएट की जा सकती है, तो करना चाहिए ना, तो करना चाहिए। अगर 20 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकती है तो पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा नीति आयोग कह रहा है। सिमिलर स्कोप्स विल बी क्रिएटेड इन हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर के अंदर भी अभी और जॉब्स क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, every state or region have potential for increasing the opportunities to generate more income and gain employment in fields like tourism में, ठीक है, tourism में अभी और employment generate की जा सकती है, because काफी इंडिया के अंदर ना अभी टूरिज्म बढ़ रहा है। ठीक है, मेनली इन द मानसून सीजन टूरिज्म स्पाइक होता है, तब टूरिस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वहां टूरिज्म में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। हेल्थ केयर में अभी बहुत कम लोग हैं, ठीक है, इंडिया में बहुत कम डॉक्टर्स भी हैं, तो वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है, डॉक्टर्स, नर्सेस, राइट। एजुकेशन में जैसे कि नीति आयोग खुद कह रहा है कि 20 लाख जॉब अभी और पेंडिंग है, तो 20 लाख जॉब्स और क्रिएट की जा सकती है नेटिव क्राफ्ट इंडस्ट्रीज और आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर भी। ठीक है जी, उनकी डिमांड है, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस तरीके से नीति आयोग ने भी कहा था कि भाई, नीति आयोग ने भी कहा था कि जनरेट की जा सकती है एम्प्लॉयमेंट, तो करो, तो करनी चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, और गवर्नमेंट ही एकमात्र ऐसी चीज है, गवर्नमेंट एकमात्र ये काम कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने ना 2005 के अंदर, 2005 के अंदर एक एक्ट पास किया जिसका नाम था MGRNREGA, मैग्ना दो एक्ट 2005, जिसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट। मतलब कि इस एक्ट के तहत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, लोगों को रोजगार दिया जाएगा इस एक्ट के तहत, है ना। Recognizing the needs of employment generation, the central government in India made a law implementing the right to work. Right to work के अंदर लोगों को काम दिया जाएगा, और इसी से इस एक्ट को पास किया गया अराउंड 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर। अब क्या कहता है ये एक्ट, देखिए, ठीक है, ये एक्ट पास होता है 2005 के अंदर। ठीक है, अंडर मैग्ना एक्ट, ऑल दोज हु आर एबल टू, और जिनको काम चाहिए, तो राइट टू वर्क के अंदर
उन लोग को 100 डेज का 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा इन ईयर बाय गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कितने दिन का? उनको 100 दिन का 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। किस तरफ से? गवर्नमेंट तरफ से। किस तरफ से? गवर्नमेंट तरफ से 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। फिर इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड द ड्यूटी ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, है ना, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल्स। मतलब कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाती, अगर गवर्नमेंट तुम्हें कोई काम नहीं दे पाती, एम्प्लॉय नहीं कर पाती, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाती, तो वो क्या करेगी? वो अनएम्प्लॉयड लोगों को, ये अनएम्प्लॉयड लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तहत कुछ रकम देगी, कुछ पैसा देगी। अनएम्प्लॉयड अलाउंस के तहत कुछ मनी देगी, मनी करेगी, मनी करेगी, मनी मनी देगी। The types of work that would be in future helps to increase the production from land will give preference under this act। मतलब कि अब इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्रोडक्शन जनरेट होगा, ठीक, और काफी बेनिफिट होगा। और ये एक्ट जो MGNRRGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट 2005, इसने काफी हेल्प करी लोगों की, और इस एक्ट के तहत काफी लोगों को रोजगार मिल भी गया। ठीक है, और इसी के साथ फाइनली हमने इस चैप्टर को समाप्त नहीं करा, बट इस चैप्टर के एक पार्ट को समाप्त किया। हम लोग कल सेक्टर्स ऑन द बेस्ड ऑफ, कल हम लोग चालू करेंगे सेक्टर्स ऑन बेस्ड ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी प्रोडक्शन इन बेसिस ऑफ वर्क, वर्क लाइफ ऐसे हो जाए। ठीक है, जो भी है ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मैंने बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी, और बहुत चीजें हमने कवर करी कि टर्शियरी सेक्टर क्यों ग्रो हुआ, क्या रीजन था टर्शियरी सेक्टर ग्रो होने का, है ना, और टर्शियरी सेक्टर का सच में ग्रो हुआ था। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों को जो लोग इक्वली ग्रो हो रहे थे, ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे थे जो ग्रो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब हमने उसमें रूरल लोगों को देखा, रूरल पीपल्स को देखा, जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। उसमें हमने लक्ष्मी का एक एग्जांपल भी लिया, केस स्टडी यूज की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अर्बन एरिया के अंदर देखा क्या सीन हुआ था, है ना, फिर उस कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो हमने देखा। फिर उन्होंने एक एक्ट लेके आया जिसका नाम था मैग्ना एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट 2005 जो लेकर आए थे। इस एक्ट के तहत लोगों को रोजगार दिया गया। ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। आई होप आप लोग को यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी, क्लियर हो गई होगी। आई होप, आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग कल ना, कल से शुरू करने वाले हैं हम लोग ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और कल ही हम लोग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर खत्म कर देंगे। कल कल ही तुम्हारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मैं तो मतलब कल ही दिन हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, कल के दिन देखो, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर ये हमने खत्म कर दिया, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये हमने खत्म कर दिया, माइग्रेन एक्ट ये हमने खत्म कर दिया। अब बचा है कौन सा है? ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब कांता की और कमल की एक स्टोरी है, वो समझनी पड़ेगी। फिर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करना है वो करना पड़ेगा। देन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो छोटा सा टॉपिक है, फटाक से खत्म, एंड देन तुम्हारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, कल मिलते हैं। कल में अपना ख्याल रखना।